गुड मॉर्निंग बचवा। फंडामेंटल क्लासेस में तुम सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9 साइंस चैप्टर 9। अब ये तो संजोग की बात है कि चैप्टर 9 और क्लास 9 है मिल रहा है, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं आपके मास्टर जी। आओ देख लेते हैं इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट कॉजेज मोशन। इसके पिछले टॉपिक में हमने मोशंस के बारे में पढ़ा था। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि मोशन का कारण क्या है। इज इट फोर्स? क्या वह फोर्स के कारण होता है? देन हाउ टू डिस्क्राइब द फोर्स? टाइप्स ऑफ फोर्सेस, Newton's first law of motion, inertia and mass, then Newton's second law of motion, mathematical derivation of second law of motion, and explanation of first law of motion from second law, Newton's third law of motion, then conservations of momentum। और बिना न्यूमेरिकल के तो अब फिजिक्स का कोई भी टॉपिक एकदम आधे अधूरा रहने वाला है, तो न्यूमेरिकल तो हम जरूर ही करने वाले हैं। अब आओ हम इससे पहले कि कोई क्लास की बात करें, इस टॉपिक की बात करें, हम एक थोड़ा सा रिवीजन लेंगे मोशंस के बारे में, जो कि एकदम ही आवश्यक हो जाता है इस टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि फोर्स जो है वो कारण बनता है मोशन का, लेकिन किस मोशन का कारण बनता है ये देखने और समझने वाली बातें होंगी। अब तुमने जो देखा था, हमने मोशन में बात करी थी, मोशन मेनली दो प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो अब मोशन का मेन जो प्रॉब्लम, जो सॉरी प्रॉब्लम नहीं कहेंगे इसको, जो मोशन जो क्रिएट करता था वो था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिससे हम मोशन कहेंगे लिटरली, तो उससे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्रिएट होता था। और डिस्प्लेसमेंट के हमने अच्छी तरह समझा था और उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा था। इसके बाद वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जिसको हमने डिफाइन किया था, अगर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम तो वह स्पीड था। तो इस दो को हम अभी यही विराम देंगे। आगे जो टॉपिक है उसमें हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड फोर्स ऑफ कोर्स एम ए, जिसको हम देखने वाले हैं इस टॉपिक के लिए। तो अब वेक्टर क्वांटिटी ये बहुत ही आवश्यक है इस चैप्टर के लिए कि हमारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी से हम मिलने वाले हैं वो सब वेक्टर होंगे। वेक्टर इन द सेंस कि अगर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है तो वह क्वांटिटी वेक्टर ही होती है। वेक्टर एंड वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा तो क्या होगी, वो तो एक अलग ढंग की बात है जिसको हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जब समय आएगा डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है जो हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट होने वाला है। अगर वह फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो इसके साथ जो भी क्वांटिटी मिलेंगे वो वेक्टर ही होंगे। तो अभी कंसंट्रेट कीजिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वह अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब जो हम विचार करने वाले हैं वो मोशन का कारण क्या, और स्पीड अगर किसी ऑब्जेक्ट का चेंज होता है तो उसका कारण क्या। तो ये तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन बनता है कि भाई इसका कारण तो पुश और पुल जो हम करते हैं, पुश करते हैं तो आगे बढ़ता है, पुल करते हैं तो पीछे की, और ये मूवमेंट जिसको हम मोशन कहते हैं। लेकिन ये इतना आसानी से साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था। उनको एकदम जो साइंटिस्ट थे और फिलोसफर थे ना पजल थे कि भाई एक्चुअली
है क्या, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, सेंस नहीं कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो अब जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन ये उनका था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम अगर पुश करते जा रहे हैं तो उसमें एक मोशन हमेशा है, अगर पुल करते जा रहे हैं तो पीछे की ओर एक मोशन हमेशा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम मोशन चाहते हैं कंटिन्यूअस होता रहे तो पुल या पुश होता रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का नेचर, जो नेचुरल स्टेट है वो ये रेस्ट है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सभी लोगों को सही लगा, लेकिन जब गैलीलियन मिस्टर आइजैक न्यूटन आए और अपना एक अलग ढंग का अंडरस्टैंडिंग जो मोशन को लेकर आए तो लोगों को लगे नहीं भाई ये चीज ही सही है जिसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। तो अब हम गौर फरमाएं, एक लड़का ट्रॉली को पुश करते जा रहे हैं, ट्रॉली आगे की ओर बढ़ती जा रही है, तुम ड्राइवर को पुल करते हैं तो ड्राइवर जो है पीछे की ओर आती रहती है। अब देखो ये लड़की हिट कर रही है एक बॉल को, तो ये बॉल आगे की ओर बढ़ जाती है। तो अब ये चीजें तो स्पष्ट हो रही है कि हम फोर्स की जब बात करेंगे तो फोर्स का कंसेप्ट या तो पुश होना है, नहीं तो पुल होना है, नहीं तो हिट कर देना है। तो ये कंसेप्ट है, नहीं फोर्स का कॉज है, लेकिन डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हम फोर्स को देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हमें मम्मी का थप्पड़ और टीचर का जब डंडा लगता है तो फीलिंग तो जरूर होता है कि कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा हमको। तो मतलब क्या कि हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो फीलिंग हमको होता है या दिखता है वो कॉज ऑफ फोर्स है। लेकिन डिफिनीशन ऑफ फोर्स की जब हम बात करेंगे तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, a force is an external cause which can change the state of rest or of motion when acted on any object. Of course the cause of force can be push, pull or hit, but this is the definition which you have to write from ninth, right? Okay, then अब देखिए आपका जो है एक स्प्रिंग है जिसको हम दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक मूवमेंट दोनों तरफ आने वाली है। तो ऑफ कोर्स हमारा जो पुलिंग हो रहा है दोनों तरफ से हो रहा है और मूवमेंट दोनों तरफ से हो रहा है। तो फोर्स कॉज कर दिया एक्सटर्नल एक इवेंट बना, ये स्प्रिंग को मूव करने के लिए एक बॉल है जिसको अगर हम प्रेस करते हैं तो वह बॉल अपने आप में शेप को चेंज कर लेता है। मतलब इसको भी डिस्प्लेसमेंट ही समझा जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ फोर्स की हम बात करेंगे तो अगर हम क्लास 8 यानी इससे पिछले क्लास की बात करें तो हमने टाइप्स ऑफ फोर्स को इस ढंग से देखा था, कांटेक्ट फोर्स था और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स था। लेकिन अब जो इस क्लास में हम जिस टाइप की बात करने वाले हैं वो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। अब कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कांटेक्ट का मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं तो उनका सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट हो रहा है तो उसमें जो फोर्स लगती है उनके बीच उसको कांटेक्ट फोर्स कहेंगे, जिसका एग्जांपल हमने फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स ये सब देखा था। नॉन कांटेक्ट फोर्स दोनों के बीच किसी ढंग का कोई सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट नहीं था लेकिन फिर भी फोर्स तो लग रहा था। वह फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलो इसको हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं तो यहीं तक इसको रहने देते हैं। अब जो हमें क्लास 9 में पढ़ना है वह है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बहुत ध्यान लगाना है, इतना सिंपल है नहीं, थोड़ी सी इसमें
बात समझने वाली है, जो कि तुम ध्यान लगाओगे तो समझोगे। अब बैलेंस फोर्स का मतलब बहुत सीधा साधा लग रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसपे दो तरफ से अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेंगे तो उस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। अब देखो, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी हमने बता दिया, तो फोर्स को डिफाइन करेंगे मैग्नीट्यूड के साथ, उसका डायरेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम एक साइड से समझो, राइट हैंड साइड से फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, उसी ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट हैंड साइड से एक दूसरा फोर्स लग रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उस केस में चूंकि डायरेक्शन अलग है तो एक फोर्स को हम निगेटिव या पॉजिटिव, तो दूसरे को हम अगर अपोजिट डायरेक्शन का है तो उसका अपोजिट साइन देंगे। इसका तो तुम्हें एक कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। किस फोर्स को तुम पॉजिटिव मानना चाहते हो तो उसको पॉजिटिव मान लो, और उसके अपोजिट जो दूसरा फोर्स लग रहा है उसको निगेटिव मानना पड़ेगा। तो एक कंसेप्ट तुम ऐसा बना सकते हो, राइट हैंड से जो भी फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव फोर्स है, तो लेफ्ट हैंड वाली फोर्स को हम निगेटिव कह सकते हैं। तो एक कंसेप्ट है, बाकी तुम इसको उल्टा भी कर सकते हो। यहाँ पे एक कंसेप्ट तुम क्लियर करो, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले होगे तुम, तो उसमें एक कंसेप्ट रहेगा कि भाई राइट हैंड साइड वाले फोर्स को हम पॉजिटिव मानते थे, तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड से लगेंगे वो निगेटिव होंगे। तो मतलब बैलेंस फोर्स अपने आप में ही एक डिफाइन करने वाला है कि चलो भाई, हम पे तुम जितना भी फोर्स लगा लो, लेकिन अगर हमारा मूवमेंट नहीं हो रहा है, हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वह जो है बैलेंस फोर्स का एक एग्जाम्पल है। उसको हम उस फोर्स को बैलेंस फोर्स कहेंगे जिसका रिजल्टेंट जो है मैग्नीट्यूड जीरो होगा। अब रही बात की अनबैलेंस्ड फोर्स, तो जस्ट इसका उल्टा कि वैसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट लगा दे, ला दे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर मोशन में है तो उसको स्टॉप कर दे या मोशन कम कर दे, अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला दे, अगर मोशन में है तो उस मोशन को बढ़ा दे, तो उस फोर्स को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। और इसका डायरेक्शन जब हम बात करेंगे तो मोशन या वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। अब रही बात कि हम इसको एग्जाम्पल से कैसे समझे। अब देखिए, अगर दोनों साइड 500 केजी का वेट है तो इस केस में ये बैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो जाता है। अगर एक साइड 700 का हो गया तो ये अनबैलेंस फोर्स जो कि खुद दिखा रहा है। दूसरा टग ऑफ वार हमने बहुत खेले हैं, तुमने भी खेले होगे और देखे होंगे। एक लड़का कोशिश कर रहा है, जब वह अपने आप को मूव नहीं करता तो बैलेंस फोर्स का एग्जांपल होता है, लेकिन वह जब मूव कर रहा है तो उसको दूसरी तरफ का फोर्स जो है अपनी ओर खींच ले रहा है, तो वह फोर्स अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो गया। तो अब इसमें बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं जिसको एक पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन के कंसेप्ट से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखें आगे कि क्या बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स को फर्दर कैसे डिस्क्राइब करें और कैसे समझे, जिससे इसका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। क्लियर करने के लिए अब देखो, ये एक लड़का और एक लड़की एक बॉक्स में पूरी जोर लगा रहे हैं, बॉक्स आगे नहीं जा रहा है, तो ये एग्जाम्पल हुआ बैलेंस फोर्स का। यानी कि बॉक्स के नीचे सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट वाला एक फ्रिक्शन फोर्स इनके अप्लाई किए हुए फोर्स के अपोजिट में लग रहा है, और उस फ्रिक्शन फोर्स को ये लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये कि फ्रिक्शन फोर्स इनके फोर्स को बैलेंस कर ले रहा है। अब ये और जोर लगा रहे हैं, और जोर लगाए तो इनका मूवमेंट हो गया। इसका मतलब ये कि फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था और एक डायरेक्शन जो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट ही होता है, तो इनका फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा लगा, तो ये अनबैलेंस हो गया और मूवमेंट स्टार्ट हो गया। दूसरा, ये देखिए एक लड़की साइकिल चला रही है, तो अगर साइकिल का मोशन इसको कंटिन्यू रखना है तो उसको कंटिन्यूअस एक
अनबैलेंस फोर्स लगाना है, ऐसा कंसेप्ट हमारा हो सकता है। तो मतलब ये है कि अगर हमको ऑब्जेक्ट का स्पीड मेंटेन करना है तो मतलब ये हुआ कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड रखना है तो हमको एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने की कंटिन्यूअस आवश्यकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं जो इसमें लिखा। लेकिन यह सोच हमारी पूरी तरह से निराधार और गलत होने वाली है। इसी की हम बात कर रहे थे कि बैलेंस फोर्स जो है उसको समझना यहाँ अब पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट को एक बार हमने फोर्स लगा लिया और उस फोर्स को वापस हमने विड्रॉ कर दिया तो ऑब्जेक्ट में जो भी मोशन हुआ वो एक यूनिफॉर्म मोशन से ऑब्जेक्ट को बढ़ते चला जाना है अपने आप। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता है कि जो भी मोशन है उसके अगेंस्ट में हमारा एक फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हमने पिछले क्लास 8 में पता लगता है, जो कि उस ऑब्जेक्ट को काउंटर बैलेंस करके रेस्ट में ला देता है। फिर थोड़ा सा ये स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लग रहा है तुमको कि भाई ये क्या है। तो अब अगर हम बैलेंस फोर्स की बात करें तो ऐसा फोर्स जो उस मोशन को रोक रहा है जो कि फ्रिक्शन फोर्स है। अगर फ्रिक्शन फोर्स को हम बैलेंस कर ले, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड वाला फोर्स उसके डायरेक्शन के अपोजिट में वही मैग्नीट्यूड वाला फोर्स हम लगाते रहे तो ये बैलेंस फोर्स हो गया, जबकि फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रहा है। तो उस केस में वह ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस एक जो है कांस्टेंट स्पीड से, जिसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, वो चला जाएगा। कब तक? जब तक कि हम बैलेंस फोर्स को अप्लाई करते रहेंगे। थोड़ा इसको समझने की बात है, जिसको समझो। तो मतलब ये एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द फोर्स या तो पुश या पुल हो सकता है, जो कि फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा, जो कि उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। तो अगर हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स भी नहीं है तो भी वह ऑब्जेक्ट अपनी जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उससे आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, वह अनबैलेंस्ड फोर्स का काम यूनिफॉर्म मोशन को या तो कम कर देना है या तो स्टॉप कर देना है, नहीं तो उसको और बढ़ा देना है। तो ये हुआ अनबैलेंस्ड फोर्स। अब वह फोर्स ऑब्जेक्ट के स्पीड या वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमेशा लगती है। तो उस केस में ऑब्जेक्ट जो है एक एक्सीलरेशन ऑक्यूपाई करेगा। अगर वह अनबैलेंस्ड फोर्स कंटिन्यूअस लगता रहेगा तो यह एक एग्जांपल होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का या वेलोसिटी का। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है जिसको हम क्लियर करना चाहते थे, जिसको गैलीलियो गैलीली ने, जिसको हम अभी आगे देखने वाले हैं कि वो क्या और कैसे उन्होंने इस कंसेप्ट पे पहुंचा था। अब हम गैलीलियो गैलीली का जो एक्सपेरिमेंट था, प्लेन एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि ए और बी एक ढंग का एक इंक्लिनेशन वाला प्लेन था और दोनों का टॉप सरफेस का फ्रिक्शन ऑलमोस्ट एक ही था और निग्लिजिबल तुम कह सकते हो। तो हाइट एच से उन्होंने एक बॉल को फ्री छोड़ा और वह बॉल नीचे आके फिर बी वाले प्लेन पे ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट किया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जितना हाइट से ए पे उसने बॉल को छोड़ा था, बी पे उसी हाइट को उस बॉल ने अचीव किया। अब उन्होंने फर्दर एक प्लेन को सेम हाइट एच रखा और दूसरे प्लेन को जो है इंक्लिनेशन कम करता चला गया। तो जब इंक्लिनेशन कम किया तो एक अजब ढंग की चीजें दिखी। जब बॉल एच हाइट से ड्रॉप हो रहा है प्लेन ए से और दूसरे प्लेन बी पे जिसका इंक्लिनेशन कम है जा रहा है, तो वह बॉल सेम डिस्टेंस नहीं बल्कि सेम हाइट को अचीव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉल को उस हाइट को अचीव करने के लिए एक ज्यादा डिस्टेंस
तय करने की आवश्यकता पड़ रही है। फिर प्लेन को कम किया गया और देखा गया तो वही ऑब्जर्वेशन कि अधिक डिस्टेंस तय कर लिया लेकिन हाइट को उसी हाइट को बॉल ने अचीव किया। तो उनका कहना था कि अगर हम प्लेन को जीरो यानी बी प्लेन को जीरो कर दे और ए प्लेन से एच हाइट से बॉल को गिराए और जो जीरो प्लेन का फ्रिक्शनलेस जो कि बहुत मुश्किल है फिर भी लुब्रिकेंट और काफी शाइनिंग वाला प्लेन रखें तो वह बॉल जो एक ऊंचाई से गिरने वाली है और प्लेन पे जब आएगी एक वेलोसिटी अचीव कर लेगी और वही वेलोसिटी उसका कांस्टेंट हो जाएगा। आगे वो बढ़ता चला जाएगा और कब तक जब तक उस हाइट को अटेंड नहीं करेगा। तो हाइट तो अटेंड होने से रहा मतलब कि कंटिन्यूअस मूवमेंट उस बॉल में बना रहेगा। तो इस ऑब्जर्वेशन को मिस्टर आइजैक न्यूटन ने काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था और उन्होंने इसके बेसिस पे और फर्दर एक्सपेरिमेंट करके लॉ ऑफ मोशन 3 टाइप्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ जिसे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहेंगे। इसका स्टेटमेंट जो न्यूटन साहब ने दिया कि एन ऑब्जेक्ट remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied unbalanced force। अब मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है वह जिस स्टेट में चाहे वह स्टेट ऑफ रेस्ट का हो या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का जिसको कांस्टेंट मोशन कह सकते हो। अगर यहाँ बात हो रही है फ्रिक्शन फोर्स टोटली जीरो का जो कि संभव नहीं फिर भी यहाँ एक एब्सोल्यूट बात है कि फ्रिक्शन फोर्स अगर जीरो हुआ तो वह ऑब्जेक्ट अगर किसी एक वेलोसिटी में है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को कंटिन्यूअस रखने वाली है विदाउट एनी काइंड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अगर हम जब फोर्स को अप्लाई करते हैं उसके ऊपर जो कि अनबैलेंस फोर्स कर सकते हैं उसको तो वह है उस ऑब्जेक्ट का जो टेंडेंसी है रिमेन एट रेस्ट और रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन उसको वह बदल देगी, कम करेगी, रोक देगी या बढ़ा देगी, कुछ भी कर सकती है। तो अब जो एक बात निकल के सामने आई कि the tendency of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। अब this is why the first law of motion is also known as law of inertia। अब ये जो law of inertia या first law of motion है इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। एक जो हमारा देखा हुआ एग्जाम्पल है उसको मैं दूंगा यहाँ पे जो तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला। अब देखो ये क्या हो रहा है कि अब जो हाई स्पीड जो कार आजकल आ गए हैं BMW स्पोर्ट्स वाले या फिर अलग अलग ढंग के अगर वो एकदम से तुरंत एक्सीलरेट होते हैं 120, 140, 160 स्पीड में पकड़ते हैं। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है और आपकी गाड़ी किसी भी जैसा कि देख रहे हो तुम दीवार से टकराती है और एकाएक रुकती है तो आप जो है पूरी तरह से बाहर निकलोगे जैसा कि ये बच्चा निकल रहा है। लेकिन अगर आप सीट बेल्ट को बांधे हो तब तक आप सुरक्षित हो। लेकिन अगर ये तुम्हारा अनकवर्ड गाड़ी है, अगर कवर्ड गाड़ी भी है, इतनी स्पीड है, सीट बेल्ट नहीं है तो तुम इतनी जोर से आगे निकलोगे, वेलोसिटी होगा कि एक मोमेंटम जो हम आगे देखेंगे पैदा होगा और ग्लास को तोड़कर तुम बाहर निकल जाओगे। एक दूसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखो तुम मेट्रो सिटीज में जो है बसें एकदम से चलती है और तुरंत ब्रेक मारती है जिससे हम एकदम सामने वाले पैसेंजर को टकरा जाते हैं। यहाँ पे एक लड़का जो लड़की के पीछे थी ब्रेक लगती है और जाकर टक्कर लगा देता है।
उस लड़की को लड़का अब लड़की को समझा रहे हैं, भाई ये मेरे कारण तो नहीं है, ये तो लव ऑफ इनर्शिया है। बोला किसका है? और न्यूटन साहब का लव ऑफ इनर्शिया। बोला न्यूटन साहब ने कहा टक्कर मारने के लिए, पराग से थप्पड़ दिया। बोला अब तुम इस ढंग से नहीं समझने वाली हो, तुमको एक दूसरा ढंग से समझाता हूं। देखो वो लड़का लड़की के अब आगे आता है, बस चल रही है, ब्रेक लगती है, अब लड़की लड़का को टक्कर मारता है। अब लड़का ने पराग से एक थापी जमाता है। ये बोल रहा है कि देखो ये जो तुमने टक्कर मारी है, मैंने इसके पहले टक्कर मारा था, वो तो लव ऑफ इनर्शिया था, जिसको न्यूटन लव ऑफ फास्ट मोशन कहते थे। लेकिन ये थप्पड़ लगा है, ये तो न्यूटन साहब ने थर्ड लॉ दिया था, वो था कि to every action there is an equal and opposite reaction, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जो सेकेंड लॉ पढ़ना बाकी है। तो ये है फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन। अब हम समझने वाले हैं इनर्शिया एंड मास, ये क्या है। तो जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें ये समझाया कि it is a natural tendency of any object to resist a change in its state of motion or of rest। ये तो है। तो इस नेचुरल टेंडेंसी जो रेसिस्टेंस वाली है उसको हम इनर्शिया कहेंगे, कि भाई हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, रुके हुए हैं तो रुके रहेंगे, चल रहे हैं तो चलते रहेंगे। ये तो इनर्शिया है जो कि हर ऑब्जेक्ट का एक टेंडेंसी है। लेकिन क्या हर ऑब्जेक्ट का एक ही इनर्शिया होगा? ये तो नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास डिपेंड करता है उसके इनर्शिया को मेजर करने के लिए। जिसका जितना अधिक मास उसका इनर्शिया उतना अधिक होता है। तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। कुछ और एग्जांपल जो आपके क्लास में है उसको लेते हैं। हम लोग भी बड़ा इसको करते थे। एक पोस्ट कार्ड जो पहले आता था 15 पैसे का, चिट्ठी लिखने के लिए थोड़ा मोटा होता था, उसको ग्लास पे रखते थे और एक सिक्का रखते थे, क्यों किया तो सिक्का ग्लास के अंदर, पोस्ट कार्ड आगे। ये तो कैसा हुआ भाई? न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि वह उसी में रहना चाहती है। नीचे वाला को हमने पुश किया, वो फट से आगे निकला, लेकिन उसमें वो वेलोसिटी नहीं आया, तो वो अपने आप को रेस्ट में रखा और नीचे गिर गया। एक दूसरा एग्जांपल मजेदार देखो, जो तुम्हारे सामने है, अगर फोर्स लगा रहा हो नीचे वाला पे तो वो निकलेगा, ऊपर वाला मोशन नहीं पकड़ पाएगा, उसको उतना टाइम नहीं मिलेगा। एक और एग्जांपल देखो, ये बैटरी का है, जो एक मोटर नीचे है, ऊपर से हम सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं तो वो तार को घुमा रहा है, लेकिन बैटरी अपने आप को रेस्ट के मोशन में वहीं पे है। तो ये तो एग्जांपल हुआ इंटरेस्टिंग। अब इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं आपको। तो आप उसको कैरम बोर्ड और खेलते हैं तो उस केस में आप जब कैरम पे मारते स्ट्राइकर से, तो उसका नीचे वाला जो है गिल्ली आगे निकल जाती है और बाकी वहीं की वहीं रह जाती है। बहुत सारा एग्जांपल आप खुद से देख सकते हैं इसका। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर लिया और ये समझ लिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है या फोर्स के बारे में बताता है कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेंगे तो उसका स्टेट ऑफ जो रेस्ट है और यूनिफॉर्म मोशन वाला है वह चेंज हो जाएगा। लेकिन वह अनबैलेंस्ड फोर्स का मेजरमेंट क्या, इसके बारे में तो हमने समझा नहीं। तो उसका मेजरमेंट के लिए न्यूटन साहब ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, अब इन्होंने काफी एक एक्सपेरिमेंट किया और अपने आप को एक समझते हुए कि भाई ये फोर्स जो है मास पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो उसके अनुसार फोर्स
डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। कांस्टेंट मास का वेलोसिटी ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा, और कांस्टेंट मास अगर जीरो वेलोसिटी वाला है तो उसका फोर्स जीरो ही होने वाला है। तो उन्होंने एक कंसेप्ट डेवलप किया जो कि था मोमेंटम का, विच इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास विच इज m suppose and velocity which is v। मोमेंटम को उन्होंने p से इंडिकेट किया और कहा कि p इक्वल टू m इंटू वी। अब रही बात कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं मास से जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई जिसको हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से बताना आवश्यक हो जाएगा। इसका डायरेक्शन जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा। अब एसआई यूनिट मास का हम जानते हैं, वेलोसिटी का जानते हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे केजी मीटर पर सेकेंड, यही इसका यूनिट होगा। तो अब सेकेंड लॉ को डिफाइन करने की बात होगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम करना चाहेंगे कि हमको फोर्स का क्वांटिटी वर्कआउट करना है। मोमेंटम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मास m है, वह इनिशियल स्पीड u से चल रही है, तो अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिए और उसकी एक वेलोसिटी v एक टाइम इंटरवल t के बाद अचीव हो गई, तो उसका मोमेंटम जो है बदल गया। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब जो अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स F है, तो चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, और जितने टाइम तक वो हुआ उस टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करेंगे। इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv जो कि P2 है माइनस mu अपॉन टाइम t समय तक। अब इसका मतलब ये हुआ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, जो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे v माइनस u अपॉन t। हम ये जानते हैं कि v माइनस u अपॉन t इज द एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। अब जब ही हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को निकालेंगे, एक कांस्टेंट हमको इंसर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब फोर्स इक्वल टू के एम एंड ए। इस केस में हम k को 1 कहेंगे, क्योंकि जब ऐसा न्यूटन ने कहा कि 1 kg का मास अगर है और वह मास को वह फोर्स अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दे दिया, तो वह फोर्स को हम 1 यूनिट फोर्स कहेंगे। तो इसका मतलब हर का मैग्नीट्यूड 1 है तो k 1 ही होने वाला है। तो k इक्वल टू 1 कब, जबकि 1 kg मास है और वैसा फोर्स जो उस मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया, तो उस केस में F इक्वल टू ma। द यूनिट ऑफ फोर्स इज मास का रखना है kg एंड एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको चूंकि न्यूटन ने दिया था तो उनके सम्मान में हम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कैपिटल एन से भी इंडिकेट करते हैं। प्रैक्टिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज कैसे होता है, इसको अब हम देखने वाले हैं। तो एक क्रिकेटर जब किसी बॉल को कैच करता है तो अपने आप को डैमेज होने से कैसे बचाता है, तो पहले हम देखें कि फोर्स जो कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। तो किसी को अगर फोर्स बहुत कम से कम एक्ट करेगा तो उसका पहला कारण होगा कि उसका जो चेंज ऑफ मोमेंटम हो वो कम होना है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम ज्यादा होना है। तो ये दो अगर कर लिया तो फोर्स बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा, जो कि किसी भी स्थिति में किसी को हर्ट नहीं करेगा। अब क्रिकेट का बॉल ये बहुत टफ बॉल होता है, बहुत स्पीड से आता है। अब उसमें एक मोमेंटम होता है, उसका मास है
और वेलोसिटी है। अगर हम उसको डायरेक्ट रोकेंगे तो उसका जो वेलोसिटी एकदम से जीरो होगा और टाइम बहुत कम लगेगा उसको जीरो होने के लिए। तो चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा और टाइम बहुत कम होगा, तो फोर्स तो बहुत ज्यादा लगेगा जिससे कि प्लेयर हर्ट हो जाएगा। तो उस स्थिति में अब कैसे प्लेयर कैच करेगा? बॉल आ रहा है तो बॉल के डायरेक्शन में हम अपने दोनों हाथ को एक मोशन देते हैं जो पीछे की ओर खींचते हैं। इससे दो बातें होती है, एक जो है उस बॉल का वेलोसिटी कम हो जाती, नेट वेलोसिटी की बात हम कर रहे हैं क्योंकि बॉल तो उसी स्पीड से मूव कर रहा है, हमारा हाथ मूव कर रहा है, तो दोनों का एक नेट वेलोसिटी कम हो जाएगी और टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जब वेलोसिटी कम हो गई तो चेंज इन मोमेंटम कम हो गया और टाइम ज्यादा हो गया। तो जो फोर्स बॉल ने एक्सर्ट किया वो बहुत ही कम, निग्लिजिबल हो गया, जो कि किसी भी ढंग से कोई हर्ट नहीं करने वाला है। अब इसका और एग्जांपल ले सकते हो कि जब फील्डर बॉल को पकड़ता है तो वह बॉल जिस स्पीड से चलता है उसी स्पीड से वह उस बॉल की ओर दौड़ लगाता है और पकड़ता है ताकि उसका स्पीड बॉल का स्पीड के आसपास होने से बॉल ऑफ कोर्स उसको रेस्ट में दिखेगा और वह पकड़ने भी सक्षम हो सकता है। अब देखें बुलेट ट्रेन यहाँ तो भारत में कंसेप्ट अभी काम स्टार्ट हुई है, चाइना में और जर्मनी में इसकी स्पीड काफी अधिक होती है, 300 किलोमीटर पर आवर प्लस की होती है। तो हम ऐसा सुनते हैं कि वो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे रुकती नहीं है, उसके पीछे उसका प्लेटफॉर्म जो मूविंग स्टेट में उसको किया जा सकता है रहती है। जब ट्रेन आती है तो प्लेटफॉर्म के साथ मूव करने लगती है उसके स्पीड से 80 या 100 किलोमीटर पर आवर जो भी हो, और पैसेंजर को ऐसा लगता है कि भाई अब स्टेशन आ गई और ट्रेन रुकी हुई है, तो वो उतर जाता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्लेटफॉर्म मूविंग स्टेट में होता है जो कि स्टेशन पे आकर रुक जाती है। तो ये चीजें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज है। इसके बाद एक और इसी ढंग का यूज तुम देख सकते हो, जब कोई एथलीट हाई जंप लगाता है तो जहां वो ड्रॉप होता है उसका बेड कुशन वाला होता है, नहीं तो सैंड का होता है, क्योंकि जो ही एथलीट ड्रॉप किया वो बेड नीचे की ओर मूव करता है, अगर सैंड है तो वो भी नीचे की ओर मूव कर जाता है, जिससे कि उसका चेंज इन मोमेंटम कम हो जाता है और टाइम पीरियड बढ़ जाता है, फोर्स निग्लिजिबल हो जाता है। एक थर्ड एग्जांपल तुम इसको सोचो, ये मार्शल आर्ट है जो अपने सर से पूरे के पूरे ब्लॉक को तोड़ रही है, ये इसी कंसेप्ट पे है, तुम इस पे ध्यान लगाओ कैसा हो गया, ये कैसा हो रहा है। ये अब फर्स्ट लॉ को हम प्राप्त करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। मैथमेटिकली हम जानते हैं कि अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम कह सकते हैं मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, Ft इक्वल टू m ब्रैकेट v माइनस u। अब अगर यहाँ पे फोर्स हम जीरो कर दे, टाइम पीरियड जो भी चाहो इनफाइनाइट रखना तो इनफाइनाइट रखो, फोर्स जीरो है तो v इज इक्वल टू u। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई स्पीड है तो वह उस स्पीड से चलती ही रहेगी, उसको एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। ऑफ कोर्स वह स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड होगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी उसका होगा। अगर दूसरी चीज है कि अगर E जीरो हो जाए तो V भी जीरो होगा, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है रेस्ट वाला होगा और वह रेस्ट के स्टेट में हमेशा रहना पसंद करेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना फर्स्ट लेक्चर को। इस टॉपिक का बाकी का जो बातें हैं कंटेंट्स है वो हम सेकेंड लेक्चर में पूरा कर लेंगे। तब तक के लिए तुम्हें अलविदा, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। अगर तुम्हें यह क्लास पसंद आया है तो इसे लाइक करना और
सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यह तो सिलसिला अब चलने वाली ही है। अपने दोस्तों को भी शेयर करके इसकी जानकारी दे दो। अलविदा।